नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए का। आज जवाब तो चाहिए में हम उस घटिया बयानबाजी पर सवाल उठा रहे हैं जिसने राजनीति की सारी सीमाएं अब तोड़ दी हैं। भाषा की मर्यादा को कुचल दिया गया है और मां, बहन, बेटी, सनातन, साधु संतों सबका अपमान एक साथ कर दिया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये बयान किसी गुमनाम सोशल मीडिया यूजर का नहीं है। ये स्पष्ट कर दें, बता दें आपको। बयान है छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का। जी हां, वही आरडी प्रजापति जिसको आप यहां देख पा रहे हैं इस सर्कल में। ये कभी बीजेपी के टिकट पर विधायक भी बन चुका है, फिर इसका टिकट पार्टी ने काट दिया तो इसने पार्टी बदल ली। समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये लोकसभा का चुनाव लड़ा 2024 में टीकमगढ़ से, लेकिन बुरी तरीके से हारा। सत्ता से बाहर होकर अब जुबान से जहर उगलने के लिए ये व्यक्ति जाना जाता है। दरअसल भोपाल के भेल दशहरा मैदान में एक अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के महासम्मेलन में इस आरडी प्रजापति ने देश के तमाम सम्मानित कथावाचकों, हिंदू धर्माचार्यों को मंच से जो गालियां दी हैं वो हम आपको सुना भी नहीं सकते। यहां तक इसने इंजॉय करने वाली मां से पैदा हुए हो क्या, इस प्रकार की बात कथावाचकों के लिए की है, तमाम धर्माचार्यों के लिए की है, फिर चाहे वो रामभद्राचार्य जी महाराज हों या फिर तमाम कथावाचक। देखिए, ये कोई सवाल नहीं था जो इसने पूछा मंच से, ये सभी माताओं का अपमान था जो किया इसने मंच से। ये आरडी प्रजापति यही नहीं रुका, कथावाचकों को जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाने की बात ये कह रहा था। रामभद्राचार्य जी को अंधाचार्य कहकर संबोधित कर रहा था। अब सवाल बेहद महत्वपूर्ण है जो हम जवाब तो चाहिए में उठाने जा रहे हैं, उसकी बात बहुत जरूरी है। सवाल सीधा है कि कौन सा संविधान इसकी अनुमति देता है, कौन सा लोकतंत्र ऐसी भाषा स्वीकार करता है, कौन सी राजनीति ऐसे लोगों को मंच देती है। क्या सन्यासी होना, कथावाचक होना अपराध है क्या? सनातन को गाली देना भी कोई राजनीतिक योग्यता मौजूदा समय में बन चुका है क्या? शायद इसलिए इस प्रकार का बयान ये दे भी पा रहा है, इसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरडी प्रजापति कथावाचकों को गाली देता है, महिलाओं की इज्जत पर, आबरू पर सवाल उठाता है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी ये अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आता। वो बिना नाम लिए तंज कसता है। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहता है कि वो मंदिर में घंटा हिला रहे हैं। ये शब्द हैं जो उसने इस्तेमाल किया मंच से। जी हां, खैर इस मामले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस और कई विपक्षी दलों पर उन्होंने निशाना साधा है। उनके एक प्रवक्ता ने कहा है कि ऐसे दल सनातन विरोधियों के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन आज जवाब तो चाहिए में हम पूछेंगे, आरडी प्रजापति माफी कब मांगेंगे? ये तमाम सवालों के साथ ये सवाल आज पूछेंगे। राजनीतिक दल ऐसी जुबान से दूरी कब बनाएंगे? इस प्रकार के लोगों को टिकट कब तक और क्यों दिया जाएगा? फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया हो या समाजवादी पार्टी ने दिया हो। सनातन को गाली देना अब राजनीतिक योग्यता बन चुका है क्या? देश देख रहा है, समाज पूछ रहा है और आज जवाब तो चाहिए। अब इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि अपने आप को सपा नेता कहकर संबोधित करने वाला पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने उस सम्मेलन में आईएस वर्मा की तारीफ करते करते उसने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कथावाचकों के लिए किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया, वो आपको एक बार दिखा देते हैं। उसके बाद में कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं भाजपा कांग्रेस की, वो भी देख लीजिए। फिर पैनल में कौन कौन से लोग जुड़ेंगे जिनसे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार देखिए प्लीज। बेटियों की जो इज्जत लुट रही है उसके दोषी 5 बाबा है। मैं लास्ट बात करने के बाद हमारे वर्मा जी पे कार्रवाई हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 5 बाबा हैं इस देश के अंदर, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं कि इनकी रजिस्ट्री करवा लो। अब बहन बेटियां तो पिलाट हो गई हैं। कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार रजिस्ट्री कराओ, बहन बेटियों के स्तन से पृथ्वी हिलने लगी है। रुद्राचार कहते हैं।
अब आप बताइए, एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल स्टूडेंट, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधरा, तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुए का? कितने लोगों ने एंजॉय किया है, तभी तुम्हारी आंखी खराब हो गई अंधरा। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती हैं, वो 10 जगह मुंह मार के आती हैं, अपनी जवानी उतार के आती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूं हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों। आरडी प्रजापति जी के उन शब्दों की निंदा करता हूं कि हम संतों का सम्मान करते हैं, संतों का आदर होता है, लेकिन इस तरीके से बात करके केवल वाहवाही लूटने का काम और उन तथाकथित जो अपने आप को सेकुलर बताने का काम करते हैं, पीछे से उनकी जो ताकतें काम करती हैं वो समाज को विभाजित करने का काम करती हैं, और इस रूप में इनकी कड़े शब्दों में निंदा। उन्होंने भाषण दिया एक ओबीसी के कार्यक्रम में। मैं समझता हूं किसी भी मंच से इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना, अपना संयम खो जाना केवल चीप पॉपुलरिटी के लिए, ये मैं समझता हूं कि राजनीति में कहीं से भी ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक के बाद एक इस तरह के स्टेटमेंट नेताओं के आ रहे हैं। कभी वो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं संत महात्माओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। कोई पार्टी हो, कोई दल हो, एक संयमित अपने विचार प्रकट करे। ये सवाल सीधा है, जब सनातन पर जुबान खुलती है, खोलिए, बिल्कुल आप स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन क्या इस प्रकार का बयान किसी दूसरे मजहब पर देने की हिम्मत दिखाएंगे इस प्रकार के नेता? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ तपोष पाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यश भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यश भारती जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत स्वागत है। और हिंदू विचारक हमारे साथ शिव कुमार भार्गव जी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं तपोष पाल के लेना चाहूंगा। तपोष, आरडी प्रजापति, इस नेता ने जो घटिया बयान दिया है, जो उसने बयानबाजी की है, इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मांग क्या है? क्या आप लोग सिर्फ निंदा वाली बात पर अड़े रहेंगे या कानूनी कार्रवाई भी इस प्रकार के बयान देने वाले लोगों के ऊपर होनी चाहिए और आप इसकी मांग करेंगे, कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि ये आंदोलन नहीं था, ये सनातन पे हमला था सीधा सीधा, और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई भी नहीं थी। ये नफरत की फैक्ट्री इन्होंने चला के रखा है। और सवाल आज सीधा है कि एक गालीबाज जो है वो आंदोलनकारी हो सकता है क्या? और ये जो गालीबाजी है, ये क्या आंदोलन है? तो आज सीधा सवाल बनता है कि भाई, संविधान के नाम पे सनातन को गाली देना, आरक्षण के नाम पे संतों का अपमान करना, ये सामाजिक न्याय नहीं, समाज में ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जो मंचों पर से बहन बेटियों को अभद्र बोले, समाज सुधार के नाम पे समाज को तोड़ने वाले कृत्य करें, आईएएस के समर्थन के नाम पे आंदोलन करें, और फिर भाषा जो है उनकी तालिबानी निकले, ये न्याय की लड़ाई नहीं हो सकती। ये नफरत की राजनीति है, और जो कि एकदम सही तरीके से इनको ट्रेंड करके यहाँ पे भेजा गया है। ठीक है, आप बने रहिएगा, तपोष, हम लौटेंगे। हम एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का फटाफट ले लेते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती भी हैं। यश, महिलाओं और कथावाचकों पर इसने जो टिप्पणी की है आरडी प्रजापति ने, क्या ये आप मानते हैं समाजवादी मूल्यों के अनुरूप है? इस प्रकार के जो बयान दिए जाते मंच से कि जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाओ और ना जाने क्या क्या चीज़ें एंजॉय करने वाली माँ से पैदा हुए हैं, रामभद्राचार्य को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। समाजवादी पार्टी का टेक क्या है, क्योंकि आपके टिकट पे लोकसभा चुनाव लड़ चुका 2024 का? आशीष जी, पहले तो आपकी कोई विशेष खबर आ गई थी, इसके कारण समय बहुत चला गया टीवी डिबेट का, तो मैं 7:20 तक ही आपकी डिबेट चर्चा। कोई बात नहीं सर, जितना भी समय है उस पर अपनी बात। हाँ,
जी जी, दूसरे चैनल को समय दिया है। कोई बात नहीं सर। हाँ। देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ना वो समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में आए। अभी आप जब परिचय दिखा रहे थे उनका, तो उनका एक संगठन है जिसपे वो काम करते हैं। पूरा कार्यक्रम ओबीसी एससी एसटी का संयुक्त मोर्चे का एक कार्यक्रम था, जिसमें तमाम संगठन जो ओबीसी एससी एसटी का काम करते हैं उन सबका एक मंच लगा हुआ था। सबने अपने अपने संगठन के माध्यम से अपने विचार रखे, उसी में आरडी प्रजापति जी ने अपने विचार रखे। जो उन्होंने विचार रखे, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी, समाजवादी पार्टी उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती और कड़े शब्दों में निंदा करती है। अब सवाल ये उठता है कि जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हमारे साधु संत कथावाचक जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, समर्थन तो हम उन भाषाओं का भी नहीं करेंगे कि माताएं बहनों को खाली प्लॉट कह देना, एंजॉय की चीज कह देना, जो ऑन रजिस्ट्री की बातें कर देना, खाली प्लॉट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये निंदनीय शब्द है। समाज में, सभ्य समाज में इनकी स्वीकार्यता नहीं है। और आए दिन हमारे कथावाचक भी अपनी शब्दावली इस तरीके की कर चुके हैं कि वो धर्म के प्रचार से हट करके कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक प्रचार करने लगते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी आरडी प्रजापति के ऊपर कार्रवाई की मांग करेगी, सार्वजनिक माफी की मांग करेगी? आपने कथावाचकों को हाईलाइट किया, उनके आपने बयानों को कोट किया। अब ऐसे में आप लोगों को टेक इस पर जानना बहुत जरूरी है। क्या आप मांग करेंगे सरकार से या कि वो माफी मांगे एटलीस्ट अपने इस बयान पर, अपने इस प्रकार की शब्दावली पर? आशीष जी, मैंने आपको दोबारा दोहरा दूं, मेरा निवेदन है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा। समाजवादी पार्टी का ना ये कार्यक्रम था, ना वो समाजवादी वो अपने आप को समाजवादी पार्टी का नेता कहता है। वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है। वो लोकसभा का चुनाव टीकमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा सर, इसलिए नाम जुड़ा। ये बीजेपी के टिकट पर विधायक रहा है, हमने बताया। इसका बेटा बीजेपी के टिकट पर विधायक रहा है, हमने बताया। आशीष जी, अभी आरडी प्रजापति जी दतिया की सेवड़ा विधानसभा में इंदरगढ़ में आजाद समाज पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ, उसमें भी गए। उससे पहले एक और कार्यक्रम हुआ टीकमगढ़ छतरपुर में, उसमें भी गए। तो अपने सामाजिक संगठन के नेतृत्वकर्ता के रूप में, उसके भागी होने के रूप में वो जा रहे हैं और वो काम कह रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी वो लेंगे। अब सरकार को अगर कोई आपत्ति है तो सरकार को काम करना है। हम उनका समर्थन तो कर नहीं रहे कि जो हम उन्हें रोक रहे हो या हम उनकी बात से सहमति रख रहे हो। दूसरा बड़ा विषय यह है, जो पूरा कार्यक्रम हुआ ओबीसी एससी एसटी का, जो देश की 85% आबादी है, जब भारतीय जनता पार्टी बहुजनों की बात करती है, बहुसंख्यकों की बात करते हैं, बहुजनों की बात तो नहीं करती, बहुसंख्यकों की बात करती है, तो उसमें ये 85% जो बहुजन है, जो अपने हक अधिकार की आवाज लगा रहे थे कि 52% ओबीसी उसको आरक्षण मिलना चाहिए, बैकलॉग में जो एससी एसटी ओबीसी के पद खाली है वो भरने चाहिए, छात्रवृत्ति समय पे नहीं मिल रही वो मिलना चाहिए, छात्रावास सही समय पे नहीं मिल रहा वो मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आरक्षण नहीं मिल रहा है, आरक्षण खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उस पे उसकी नींद खोलने की बात थी, उस पे क्यों मौन है? ये शब्दों के चक्कर में और ये जो निंदनीय शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है उसके चक्कर में मूल विषय तो गायब हो रहा है। जवाब भारतीय जनता पार्टी को इन सब बातों के लिए देना चाहिए। इनका कैबिनेट मंत्री विजय शाह देश की सेना पे आरोप लगा देता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगाया, क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है? क्या कैबिनेट मंत्री में प्रदेश के फैसले लेने में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारी देश के सेना का अपमान करता हो, महिलाओं का अपमान करता हो? नहीं तो क्या देश की राजनीति में इस प्रकार के लोग होने चाहिए जिसने ये बयान दिया है? बिल्कुल नहीं, मैं तो निंदा कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी निंदा कर रही है और समाजवादी पार्टी का उस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके। जिस तरीके की भाषा शैली उन्होंने ठीक है, डॉक्टर एच.एस. रावत भी हमारे साथ हैं। आप बने रह गए भारती जी, जितना भी समय आपके पास सीमित बचा है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, कथावाचकों, साधु संतों पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, आप ये धर्म पर हमला मानते हैं, सनातन पर हमला मानते हैं या समाज पर हमला मानते हैं? ये टिप्पणी आपके द्वारा जो यहाँ पर होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। रावत जी। आशीष जी, ये दोनों पर हमला है। अगर संतों पर हमला है तो संत समाज के साथ जुड़े हुए हैं, वो समाज सुधार का काम करते हैं। संतों पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की जाती है तो समाज के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी मानी जाती है, और जो हिंदू धर्म की कथा वो करते हैं तो हिंदू धर्म पर भी मानी जाती है। इसका मतलब तीनों लोगों को एक तीर से निशाना इस प्रजापति ने बनाया है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा डालना चाहिए, डिफेमेशन का मुकदमा डालना चाहिए और जुडिशरी को इनको सजा देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई अपोजिशन कंप्लेंट करेगी और ना ही कोई पोजीशन कंप्लेंट करेगी, क्योंकि ये मामला इंडिविजुअल्स तौर पर हो जाता है। अगर
को गाली देते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं तो सरकार एक्शन ले, योगी जी को गाली देते हैं तो योगी जी एक्शन ले। और अगर ये इंडिविजुअल्स पब्लिक के जितने भी नुमाइंदे हैं, धर्मगुरु, उनको अगर ये गालियां देते हैं तो मुझे लगता है रामभद्राचार्य जी को इनके ऊपर कोर्ट केस करना चाहिए। और ये जो बयान दिया गया है, जो गंदी टिप्पणी की गई है, वो टिप्पणी की रिकॉर्डिंग कोर्ट में देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोर्ट इसमें बहुत जबरदस्त संज्ञान लेगा और इनको सजा हो जाएगी। अगली बार इनके जैसे और सारे जो नेता होंगे जिनका जो मुंह खुला हुआ है, जिनको पता नहीं है कि कोर्ट क्या होती है और जुडिशरी क्या होती है और सत्ता क्या होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रावत जी, ये कह रहा है वो व्यक्ति कि आप एंजॉय करने वाली माँ से पैदा हुए हैं क्या? कितनी बार एंजॉय किया गया जिसकी वजह से आप अंधे पैदा हुए? आप समझ रहे हैं, ये मतलब सारी सीमाएं तोड़ दी है इस व्यक्ति ने। इसके ऊपर हम कर जी आशीष जी, ये बहुत संगीन और बहुत ही समाज में घृणा फैलाने वाली और कटु ये वाणी का इस्तेमाल किया गया है। इस पर बहुत जबरदस्त सजा होने का प्रावधान बनता है। तो मुझे लगता है उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को उसमें रामभद्राचार्य जी की मदद भी करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हिंदू विचारक भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। शिव कुमार भार्गव जी हैं। भार्गव जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर खुला सांस्कृतिक अपमान, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये विषय, इस पर बात होनी बहुत जरूरी है। हम इसकी कार्रवाई की मांग भी करते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आरडी प्रजापति का बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या खुला सांस्कृतिक अपमान है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा इस पर बात करना। शिव कुमार भार्गव जी। भार्गव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा अगर आवाज नहीं आ रही आपकी तो। भार्गव जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, सिस्टम जो आपके सामने रखा हुआ उसको अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए सर। नहीं, आवाज़ कुछ टेक्निकल एरर है, एक बार देखिए ये। लेकिन तपोष की तरफ मैं बढ़ूंगा। तपोष पाल जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तब तक कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदू विचारक हमारे साथ भार्गव जी हैं वो जुड़ जाएं। तपोष जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी का क्या टेक इस पर? उन्होंने कई गंभीर आरोप सरकार पर भी लगाए हैं कि मुद्दों से हटकर इस प्रकार की चीज़ों की चर्चा ज़्यादा हो रही है। उन्होंने कथावाचकों पर भी निशाना साधा है। लेकिन जिस प्रकार की प्रतिक्रिया में उनकी चाहता था इस प्रजापति के ऊपर, वो उसको उन्होंने जी कहकर संबोधित किया। यही दिक्कत है। देखिए, सॉफ्ट जो समर्थन देने वाले लोग हैं ना, वो इसी तरीके से काम करते हैं। देखिए, ये लोग जो मंच पे खड़े होके हिंदू धर्माचार्य जो हमारे लिए पूजनीय है, उनको भला बुरा इस तरीके से बोलते हैं जैसे इनको क्रिस्टल क्लियर, इनके दिमाग में कहीं से भी कोई दुविधाएं नहीं है। ये हलाला पे कभी नहीं बोलेंगे, जिसमें कि 2 मिनट में जो है तलाक होता है और हलाला पूरी रात चलता है। और उसके बाद इनके जो मौलवी होते हैं, इनको नए कपड़े मंगवाए जाते हैं, उनको परफ्यूम लगाया जाता है। उसके बाद फिर कहते हैं आज रात को मूड बना कि नहीं, कहते नहीं ठीक है कल रात को मूड बनेगा। उस पर ये कुछ नहीं बोलते। हिंदुओं के किलिंग पे कुछ नहीं बोलते। पहलगाम में जिस तरीके से पैंट उतार के हिंदू बोल के मारा गया, उसके बाद इस तरीके से घृणित कार्य किया गया, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। लव जिहाद पे कुछ नहीं बोलेंगे। महिलाओं पे बात कर रहे हैं ना, उनकी सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं। लव जिहाद सबसे बड़ा इशू है। एक व्यक्ति जो है अपनी धर्म, अपना नाम, अपनी पहचान छुपा के लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता है, उसके रेट फिक्स है, उस पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। मौलवी जो है 72 हूरों का रेफरेंस देते हैं और उस पे जो है बरगलाने की कोशिश करते हैं। उस पे कभी ये कुछ बोले हो तो बताइए मौलवियों पे। हिंदुओं को आरक्षण देने के नाम पर 4% हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया गया। तेलंगाना में भी दिया गया और यहाँ पे कर्नाटका में भी दिया गया। इस पे इन्होंने कुछ बोला है? लेकिन आरक्षण 27% चाहिए। आपके 27% आरक्षण को मुसलमानों को दे दिया जा रहा है। इस पे इन्होंने कुछ बोला, कुछ कहा? धर्म के आधार पर फिर से बांटा जा रहा है पूरे भारत से। और बांटने वाले कौन है? यही कम्युनिस्ट है, यही कांग्रेस है, यही समाजवादी पार्टी है, यही डीएमके के लोग हैं। तो खुले तौर पे हिंदुओं को गालियां देते रहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी इनके मुंह से ये चीजें निकली हो तो बताइए। ये तुरंत जो है जो हिंदू के धर्माचार्य हैं और ये सब लोग हैं, इनको जो है जातिगत जहरों में फंसा के और समाज को बांटने वाले स्टेटमेंट दे के ये अपने आप को किसी तरीके से जो है, ये वाकई ये बेहद हैरान कर देने वाला हो जाता है तपोष जी, जब ये लोग इस प्रजापति को जी कहकर संबोधित करते हैं। भार्गव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर
आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है क्या आशीष जी आपकी आवाज अब आने लगी है सर। सनातन पर गाली सेकुलरिज्म हो जाता है, और जब दूसरे मजहब पर सवाल पूछ लें हम या कोई, तो उसको नफरत कहकर संबोधित किया जाता है। और ये जो महानुभाव इस प्रकार के बयान दे रहे हैं मंच पर खड़े होके, इस घटिया बयानबाजी को लेकर जब हम सवाल पूछते हैं, समाजवादी पार्टी जैसे तमाम दल निंदा तो करते हैं, लेकिन इन जैसे लोगों को जी कह के संबोधित करते हैं कि फलाने जी ने ऐसा कहा। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं शिव कुमार भार्गव जी? देखिए, इनकी कथनी और करनी में अंतर है जी। ये लोग जो कहते हैं वो असल में करते नहीं है, मात्र इनका दिखावा होता है। और रही समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी मात्र नाम है इनका, बाकी समाज के लिए कुछ करते नहीं है, स्वयं के लिए करते हैं। और स्वयं के साथ में जो जुड़े हुए लोग इनके होते हैं, वो कुछ भी कृत्य कुकृत्य करते रहे उसका ये मौन समर्थन भी करते हैं। और मैं तो इनकी पूरी समाजवादी पार्टी की ही निंदा करता हूं, क्योंकि एक नहीं ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें इन्होंने निंदा तो की है पर कोई कार्रवाई नहीं की है उनके ऊपर। मात्र ये कह के किनारा कर लेते हैं कि उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से किया। अरे भाई, संगठन के माध्यम से किया है तो वो आपके पार्टी का ही व्यक्ति ना। आपका पिता यदि नाम बदल के कुछ कर लेगा तो रहेगा तो वो आपका पिता ही ना। ये तो वही वाली बात हो गई है कि नहीं वो हमारे पिताजी ने नहीं किया, हमारे चाचा ने नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं शिव कुमार भार्गव जी, जो अभी यश भारती जी सपा के प्रवक्ता हमसे ये बोल कर गए हैं, पहले तो उन्होंने खारिज किया कि भाई हमारी पार्टी से नहीं है। अभी 2024 चुनाव बीते ज्यादा समय नहीं हुआ, टीकमगढ़ से ये लोकसभा का टिकट पर चुनाव लड़ा था, बुरी तरीके से हारा है। वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़ा था। उसके बावजूद उनका ये कहना कि समाजवादी पार्टी से इसका लेना देना नहीं। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि अगर ये बयान किसी दूसरे मजहब पर दे दिया होता तो क्या फिर भी समाजवादी पार्टी यहां बैठकर इसको जी कह के संबोधित करती, या कोई भी इस प्रकार का दल? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल जी करके संबोधित करती उनके लिए ये। और इनमें अन्य समुदाय के लोग यदि ऐसा कर देते तो उनके लिए भी ये जी करके ही संबोधित करते, क्योंकि ये उनके ही अनुयायी हैं, कोई दूसरे नहीं है। हाँ, यदि कथावाचकों ने यदि कोई बात बोली है, जिन कथावाचकों के ऊपर ये टिप्पणी कर रहे हैं, तो उन कथावाचकों के शब्दों को ये तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं। वो कथावाचक यदि अनिरुद्धाचार्य जी ने कोई बात बोली है तो अनिरुद्धाचार्य जी ने वो परंपरा अगर वो भी नहीं वो अगर उनके मुंह से भी कोई इस प्रकार की बात निकली है तो उसकी भी निंदा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन एक दायरा है, हर चीज का एक दायरा है। आप किसी को इस प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस घटिया शब्दावली का इस्तेमाल इस प्रजापति ने किया है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके ऊपर कार्रवाई की मांग हम कर रहे हैं। जो एच.एस. रावत जी हैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। एच.एस. रावत जी, ये जो इस प्रकार के नेता इस प्रकार के घटिया बयानबाजी करते हैं, क्या इनकी हिम्मत होगी किसी मौलवी के ऊपर या किसी अन्य मजहब के ऊपर, इस्लाम के ऊपर इस प्रकार की बात मंच से कर पाएं? अब तक तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती, अब तक तो मुझे लगता है सड़कों पर उतरकर सरतन से जुदा और ना जाने क्या क्या चीजें हम देख लेते। ये सनातन में शायद संभव है कि इस प्रकार के बयान देते हैं, उसके बाद में इनको बैकअप भी मिलता है। देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात है, कोई भी जो पार्टी होती है उसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी जाती है कार्यकर्ताओं को, नेता संस्कार दिए जाते हैं। आपको पब्लिक में कैसे बात करनी है, किस प्रकार से आपको चुनाव लड़ना है, किस प्रकार से आदर करना है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सबको कहीं ना कहीं आरएसएस से संस्कार मिले हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इन पार्टियों के जो लोग हैं, एक तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जमीन कैसे कब्जा करना है, बलात्कार कैसे करना है, मारपीट कैसे करनी है, गोली कैसे चलानी है, गुंडागिर्दी कैसे करनी है और किस प्रकार से वोटों पर कब्जा करना है। ये तो उनको पता है। जब इनके नेताजी अगर इस प्रकार की बातें करेंगे कि भाई बच्चों से गलती हो जाती है, जब वो लोगों को कार सेवक जिनको हिंदुत्व के जो लोग हैं, हिंदुवादी लोग हैं, उन पर गोली चलाएंगे तो उनमें संस्कार आएंगे कहां से? जो मुसलमानों को वोटों के लिए हिंदुओं को मरवा दे तो उनमें संस्कार आएंगे कहां? तो ये तो प्योर एक तरह से वोटों की डकैती करना और जबरदस्ती पार्टी को चलाना। उसमें जाहिल लोगों की भर्ती रहती है, क्योंकि ऐसे लोग जाहिल ही होते हैं। अब पढ़े लिखे होते, संस्कारित होते, कोई ढंग से उन्होंने एजुकेशन ली होती, तो एक शब्द विन्यास जो होता है आदमी की वाणी में और बुद्धि में शब्दों का भंडार होता है। अब ये पढ़े लिखे नहीं है तो शब्दों का भंडार कहां से होगा? इसी प्रकार की जाहिल पने की बातें करेंगे तो इसलिए संस्कार तो है ही नहीं। संस्कार होते तो अच्छी बातें करते। तो इसलिए ये तो पार्टी का इनका पूरा नेटवर्क ही इसी प्रकार का है। पूरी पार्टी ही इसी तरह की है, ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके चारों तरफ। और जहां रही मुसलमानों के खिलाफ बोलने की,
उनको तो ये मेहमानों की तरह सेवा करते हैं। क्यों? ये वहां पर इफ्तार पार्टी तो कर लेंगे, इफ्तार पार्टी तो कर लेंगे, लेकिन नवरात्रों की पार्टी कभी नहीं कर सकते। अगर नवरात्रों की पार्टी कर ली तो फंस जाएंगे। नवरात्रों में तो ये और उल्टा हिंदुओं की जो आरती होती है उनके मायकों को भी उतरवा देते हैं, उनके ऊपर तो और हमला करते थे। की तो सोच ही ऐसी रहती है, हज हाउस बनवाना है, कब्रिस्तान बनवाना है, ज्ञान वापी में जो गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी उसको रुकवाना है, 84 को उसकी परिक्रमा को रुकवाना है। तो हिंदुओं के साथ अत्याचार करना, मुसलमानों को गले लगाना, ये इनकी पॉलिसी है पार्टी की। उसी के तहत काम करते हैं, हिंदू को गाली देना, प्लॉट कब्जा करना, गुंडागिर्दी करना, ये इतिहास रहा है इनका पीछे की जितनी भी इनकी स्थिति देखें। अभी पीडीए की बात करते हैं, या पीडीए में आप देखिए किस प्रकार से मायावती को मार दिया होता गेस्ट हाउस के अंदर। वो तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, भारतीय जनता पार्टी के बहादुर नेता, उन्होंने बचा दिया, नहीं तो आज वहां पर वो समाप्त कर दी होती। तो ये इनकी सोच है, और जो जाहलियत की सोच होती है उसको आप बदल नहीं सकते। अगर ये बड़े पदों पर भी बैठ जाएं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन जाएं, तब भी इनकी सोच को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि संस्कारों में इन्होंने पाई जिहालत है, तो वो ये चीज लेके बैठे हुए हैं। तपोश जी, ये कोई राजनीतिक योग्यता बन चुका है क्या इस प्रकार की बात करना, और कोई इस प्रकार का बयान देता है उसके बाद में इनको समर्थन देना, पीछे से निंदा भी करना है और पीठ पीछे जो है सलाह भी देना कि हाँ ठीक है, बढ़िया बोल रहे हो, ऐसे बोलते रहो। क्या ये कोई नया पॉलिटिकल हथियार के तौर पर सामने आया है? किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, क्योंकि ये बयान जो है जिस वर्ग विशेष को खुश करने के लिए देते हैं उनके खिलाफ कभी इस प्रकार के बयान मैंने देश में नहीं सुने, किसी नेता ने हिम्मत की हो इस प्रकार का बयान देने की। क्या है कि आपका जो प्रश्न है बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, अगर 27% आरक्षण की मांग जायज है, आप मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन गाली गलौज करके भाषा इतनी गंदी क्यों है? भाई आप कह सकते हैं कि ये वर्ग ऐसा है, और पहले भी रहा है, अलग अलग मंचों से रहा है, इस पे जो है बातचीत तो होती रही है कि हाँ इनको आरक्षण मिलना चाहिए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। एक ये भी चीज है, मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ आपको तपोश की एक मिसाल पेश होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर यहाँ तक हम देखते हैं इस प्रकार के जो नेता हैं आपकी पार्टी में भी रहे। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपकी पार्टी के द्वारा दिए गए टिकट पर विधायक भी रहा है, इसके बेटे को आपने 2-2 बार टिकट दिया, वो भी विधायक रहा है। अब इस प्रकार के लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी प्रमोट करेगी तो जाहिर सी बात है इस प्रकार का बयान देंगे उनको ऊपर, अगर इस प्रकार का एक्शन नहीं हुआ तो। उधर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य उलझुल कुछ भी बयान देता है, यहाँ पर ये आरडी प्रजापति। तो इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक मिसाल पेश करने की आवश्यकता है, ताकि कल को हमारे जो सम्मानित कथावाचक हैं, हमारे सनातनी जो हैं या हमारी माँ बहनें हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर कोई इस प्रकार की अमर्यादित और घटिया टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचे। तपोश जी, एग्री विथ यू, आपने जितनी बातें कही है बिल्कुल सच है, और इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ओबीसी SC ST समाज ने क्या आरडी प्रजापति को गाली देने का ठेका दिया है क्या? और क्या बाबा और संतों के जो अपमान है, इससे क्या सामाजिक न्याय मिल जाएगा क्या? जो हमारे संतों को या हमारे गुरुजन जो हैं उनको हम अगर गाली बकना शुरू कर दें तो क्या उससे न्याय मिल जाएगा? तो बात आज इसी बात की है। और क्या एक IAS ऑफिसर जो कि सरकार से सैलरी लेता है, सरकार से तनख्वाह लेता है, वो मतलब ओपनली मंचों पे खड़े होकर सरकार के अगेंस्ट में ही जातिगत जहद घोलने की कोशिश करे, क्या उसको छोड़ देना चाहिए? क्या वो अपमानजनक टिप्पणी नहीं है? या तो आप रिजाइन कर दीजिए, चले जाइए, उसके बाद आप खुले तौर पे राजनीति करिए। लेकिन आप सरकार से पैसे ले रहे हैं, सरकार से सैलरी ले रहे हैं, सैलरी आप इस बात की ले रहे हैं क्या कि ब्राह्मण समाज को आप खुले तौर पर जो है गाली बकते रहे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके की मानसिकता ये दिखाई गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने खुद देखा है अभी कुछ दिन पहले कि ये जो बन जोत्सना लाहिरी हैं, जो कि उमर खालिद की गर्लफ्रेंड है, वो खुद अपने उसमें लिखी हुई थी कि मैं बांग्लादेशी हूं और मतलब मेरे पूर्वज बांग्लादेश से भाग आए थे, और इसलिए भाग के आए थे क्योंकि वहां पे इस्लामिक जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो हिंदुओं को मार रहे थे, और यहाँ पे उनको शरण किन्होंने दिया? हिंदुओं ने दिया। और आज वो उसी हिंदू समाज के अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिए।
और उनके गर्लफ्रेंड बने घूम रहे हैं, और हिंदू समाज को वो जो है सोचिए कितना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, हिंदू समाज का ही विरोध करके, जिन्होंने उनको एक समय। तो ये जो मोटिवेट करके लोगों को जो तैयार करने की जो विधि है, ये केवल कम्युनिस्टों के पास है, और ये हिंदू समाज में ही ये काम करते हैं, ये मुस्लिम समाज के अगेंस्ट में नहीं करते। ये दिक्कत है, किस तरीके से इस समाज को तोड़ा जाए, किस तरीके से यहाँ पे विघटनकारी चीजों को पैदा किया जाए, जातिगत डिस्ट्रीब्यूशन, ये केवल कम्युनिस्टों के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा ही तैयार की हुई चीजें हैं। ठीक है, ओके भार्गव जी, ये इस प्रकार के बयान देने वाले जो नेता होते हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन, इस प्रकार के मंचों से ये कुछ भी बयान देकर निकल जाते हैं, उसके बाद में इस प्रकार के नेता हमारे लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उनको तमाम पार्टीज टिकट देती हैं, उसके बाद में इनको आके इनकी निंदा भी करती है जब ये कुछ अनर्गल बयानबाजी करते हैं। तो ये इस प्रकार की पॉलिटिक्स को किस प्रकार से आप देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि हिंदुओं को, हिंदुवादी संगठनों को आगे आना चाहिए, इस प्रकार की टिप्पणियों पर कठोर जवाब देना चाहिए अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता है तो? क्योंकि इन लोगों का मन बढ़ता जाएगा और ये कुछ भी बोलते जाएंगे, कभी मनुस्मृति जलाएंगे, कभी ये कुछ भी अनर्गल चीजें जो है वो हम देखते हैं, उसके बावजूद कोई एक्शन इनके ऊपर नहीं होता है। भार्गव जी। आशीष जी, सबसे पहले सुदर्शन का धन्यवाद और आपका धन्यवाद, और सुरेश जी का धन्यवाद जो ऐसे मामलों के लिए बड़ी प्राथमिकता से उठाते हैं। रही बात इन नेताओं की, तो भद्दी लोकप्रियता पाने के लिए ये लोग ऐसे बयानबाजी करते चले आ रहे हैं, और पार्टियों के नेता शीर्ष में बैठे हुए मात्र एक निंदा करके, इनकी भर्त्सना करके किनारा कर लेते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो साधु संत भारत की धरोहर है, भारत के साथ में भारत ही नहीं विदेशों में भी वो लोग संस्कार प्रदान करते हैं, उनके लिए गाली बक देना। एक कोई संतोष वर्मा अपने मंच से बेटियों के विषय में उटपटांग शब्द बोलता है, और मुझे आश्चर्य होता है कि अभी तक उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई नहीं की हुई है। उनके ऊपर तो अब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अरे सर, एक तमिलनाडु में एक जज मद्रास हाई कोर्ट का हिंदुओं को फेवर में दीप जलाने की परमिशन दे देता है, तो उसके खिलाफ महाभियोग लेकर पहुंच जाते हैं ये तमाम सांसद। आप भूल गए, ये उसको हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की ये शिवसेना, ये तमाम लोग जो है 100 से ज्यादा सांसद महाभियोग ले आते हैं उसके लिए। और इसने इतनी घटिया बातें की हैं ये रामभद्राचार्य जी ने, उनको लेकर जो है वो बयान भी देता है, कथावाचक को लेकर बयान देता है, एंजॉय करने वाली माँ से पैदा हो इसलिए अंधे हुए, इस प्रकार की बातें करता है। योगी जी घंटा बजाते मंदिर में, इस प्रकार की बातें करता है, और ये आराम से धड़ल्ले से घूमता है। उसके ऊपर सबने मौन साध रखा है, निंदा कर देते हैं आके। इस प्रकार की निंदा नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार सर शामिल होने के लिए चर्चा में। लेकिन ये वाकई में बहुत चिंताजनक स्थिति है। ये इस प्रकार के महासम्मेलनों में ये आरडी प्रजापति जैसे लोग जो देश के तमाम सम्मानित कथावाचकों, हिंदू धर्माचार्यों को मंच से कहता है एंजॉय करने वाले की मां की कोख से पैदा हुए हैं। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के नेताओं पर, तथा कथित नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं होता? कौन सा संविधान इसको इसकी अनुमति देता है? कौन सा लोकतंत्र ऐसी भाषा स्वीकार करता है? चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।